नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पाई ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। अभी तक हमने जितना कुछ भी देखा या सीखा वो सब समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी आपका डाउट है, आप हमें वीडियो के कमेंट में डालिए या दूसरा प्लेटफॉर्म टेलीग्राम है जिसका लिंक मैं हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालता हूँ। आप वहाँ पे मुझे पोस्ट कर सकते हैं। तो पिछले सेशन में हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के रिलेटेड जितना भी इम्पोर्टेंट टॉपिक था सबको डिस्कस किया था और उसके रिलेटेड क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किए थे। आज के सेशन में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टार्क, एंगुलर मोमेंटम इन सब में क्या क्या रिलेशंस होता है उन सब को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज का सेशन। तो देखो, पहला टॉपिक है रिलेशन बिटवीन टार्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो अगर आपने अभी तक मेरा पिछला लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाके देख लीजिए, क्योंकि जब तक वो सब नहीं क्लियर होगा, टार्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, किसी भी रिजिड बॉडी का हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते कैसे हैं, तब तक आप ये सब सेशन को नहीं समझ पाओगे। इसलिए अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है, एक बार जाइए देखिए, मैंने सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद ये देखिए, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या मानते थे कि कोई भी हमारी एक रिजिड बॉडी है। तो चलो मान लेते हैं, यहाँ मान लेता हूँ मेरा कोई एक रिजिड बॉडी है। ध्यान से समझिएगा, सारा चीज आपका क्लियर हो जाएगा। अब मान लेता हूँ कोई एक एक्सिस है जिससे पास हो रही है, तीनों एक्सिस बना देते हैं ताकि कोई डाउट ही ना रहे, एक्स वाई जेड तीनों। ठीक, देखो एकदम आराम आराम से एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। जहाँ प्रॉब्लम हो वीडियो को पॉज करके एक बार फिर से देखना, सारा चीजें क्लियर हो जाएगा। अब मान लेता हूँ कि ये हमारा एक रिजिड बॉडी है। अब जो ये रिजिड बॉडी है, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर ये बना हुआ है। मान लेता हूँ कितने पार्टिकल हैं, एन पार्टिकल हैं, एकदम छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल। तो चलिए सबका नाम दे देते हैं। मान लेते हैं एक पार्टिकल हमारा ये है, एक दूसरा पार्टिकल कहीं यहाँ पे ले लेते हैं, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे ले लेते हैं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल यहाँ पे बने हुए हैं और सबका छोटा छोटा मास m1 m2 m3 ऐसे ही mn करके। तो जो टोटल कंबाइंड मास होगा वो m होगा। तो चलो पहले हम इंडिविजुअल पे स्टडी करेंगे कि इंडिविजुअल पार्टिकल पर क्या इफेक्ट आ रहा है। इसके बाद हम रिलेशन डेवलप करेंगे पूरे बॉडी को कंसीडर करके। अब आप ध्यान से देखो, जो जो यहाँ मैं मान रहा हूँ अच्छे से समझिएगा ताकि आपको कहीं भी नोटेशन में कुछ भी प्रॉब्लम ना हो। अभी जो हमारा बॉडी है एक किसी भी एक्सिस पे, देखो आपको मैंने एक्सप्लेन किया था, जरूरी नहीं कि आप ओरिजिन पे मानो, कहीं भी एक्सिस मान सकते हो। मान लेता हूँ ये हमारा एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रहा है। ठीक इस पॉइंट के देखो जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। अब इस पॉइंट के अबाउट हमारा ये क्या है, एक ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो चलो उसको मैं दिखा देता हूँ। मान लेता हूँ हमारा ये पार्टिकल ओमेगा स्पीड से रोटेट कर रहा है। अब देखो जो ये हमारा रिजिड बॉडी ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, सारे पार्टिकल जो एन नंबर माने हैं सबकी स्पीड क्या होगी, ओमेगा होगी, उसी स्पीड से घूमेंगे। तो चलो सबका ओरिजिन से डिस्टेंस और ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। ये मान लेता हूँ पहला पार्टिकल है जिसका मास कितना मान लूँ, इसका मास मैं मान लेता हूँ m1 है और इसकी डिस्टेंस ओरिजिन से हमारी वो मान लेता हूँ कितनी है, r1। इसी तरह ये हमारा एक दूसरा पार्टिकल है जिसका मास मान लेता हूँ m2 और इसकी डिस्टेंस कितनी है, r2। इसी तरह इनफिनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, मान लेते हैं कितना है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो इसका कलर मैं चेंज कर देता हूं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे जो ए पार्टिकल है, ए एनवा पार्टिकल है और इसका मास एम एन है और इसकी डिस्टेंस यहाँ पॉइंट ओ से जिस पॉइंट या जिस एक्सिस के अबाउट घूम रहा है वहां से कितना डिस्टेंस पे है, आर एन पे। अब आप ध्यान से देखो, जब ये घूम रहा है तो इसी पे इसका वेलोसिटी भी आएगा। तो चलो वेलोसिटी का डायरेक्शन इन सब का दिखा देते हैं। अब देखो ध्यान से, वेलोसिटी आपका क्या होगा, अगर ये इस डायरेक्शन में घूम रहा है इसके परपेंडिकुलर वेलोसिटी आती है। देखो सबका लीनियर वेलोसिटी अलग अलग होगा क्योंकि वो टेंजेंशियल मैंने पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया हुआ था। इसी तरह इसकी वेलोसिटी कितनी आएगी, इस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है ना, तो इधर आएगा आपका कितना, वी एन।
इसी तरह इस पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी आएगी, इसका हमारा आएगा v2। ये समझ में आया कि नहीं नोटेशन? एक हमारा पार्टिकल था, एक रिजिड बॉडी जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ था। हमने इसके छोटे छोटे पार्टिकल 3 जगह पे एज्यूम किए हैं। एक है m1, इसका नाम दे देता हूँ p, इसी तरह इसका नाम दे देता हूँ q और इसका नाम दे देते हैं s। इन नंबर ऑफ पार्टिकल मान लिए हैं। मान देता हूँ इस एक्सिस के अबाउट जो z है, इसके अबाउट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है। तो p से o की दूरी r1 है और p पार्टिकल का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी v1 है। सिमिलरली v2 और vn के लिए हमने किया है। तो चलो अब जो जो यहाँ किया है इसी को एक्सप्लेन करके एक रिलेशन डेवलप करेंगे कि क्या रिलेशन है टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में। ध्यान से देखिएगा, कुछ भी नहीं है, ये आप समझ गए, बाकी सब एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है, तुरंत हो जाएगा। तो देखो सारे पार्टिकल क्या घूम रहे हैं, इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज ओमेगा। ये जो हमारे इन नंबर ऑफ पार्टिकल हैं, अगर ये ओमेगा से पूरी बॉडी घूम रही है तो उसके अंदर जितने भी पार्टिकल होंगे वो किस स्पीड से घूम रहे होंगे, वो भी ओमेगा वही घूम रहे होंगे ना, एंगुलर वेलोसिटी जो होगी। तो यहाँ पे लिख देता हूँ, if the angular velocity of each particle, if the angular velocity of each particle is omega। तो हमारा एंगुलर देखो जैसे ही वेलोसिटी आया, अब टाइम के साथ क्या होगा, वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंजेज आएगा कि नहीं। जैसे ही टाइम के साथ स्पीड में चेंज आएगा वहां क्या डेवलप होता है, एक्सेलरेशन। कौन सी वेलोसिटी है, एंगुलर, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन को हम किससे दिखाते थे, अल्फा। अल्फा इक्वल टू क्या होगा, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। जितने टाइम बाद ये मान लेते हैं पी पार्टिकल एक t1 टाइम पे यहाँ था, कुछ टाइम बाद ये घूम जाएगा कि नहीं, तो घूम के आ गया तो कितना एंगुलर एक्सेलरेशन डेवलप होगा, d ओमेगा बाई dt। कुछ नहीं, ये हमने पिछले लेक्चर में एकदम डिटेल में आपको दिखाया हुआ हूँ। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है एक बार जाके वहां पे देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अब जो ये हमारा एक्सेलरेशन आया है सबका एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ओमेगा। तो हमारा एक्सेलरेशन सबके लिए सेम होगा। ये मत समझना कि p के लिए अलग होगा, q के लिए अलग होगा, s के लिए अलग होगा। एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा सब पार्टिकल के लिए सेम होगा। यहाँ मैं लिख देता हूँ, अल्फा विल बी सेम फॉर ऑल पार्टिकल। देखो अच्छे से समझिए, एक बार आप अच्छे से समझ लिए ना, क्वेश्चन में कैसा भी कुछ भी पूछेगा आप उसको आसानी से कर देंगे। अब हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया, एक और क्या करें, वेलोसिटी v1 से घूम रहा है v2 ये v3, तो कौन सा एक्सेलरेशन आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन। क्यों, क्योंकि एक्सिस से r1 डिस्टेंस पे पार्टिकल है, कुछ टाइम बाद मूव करेगा। तो यहाँ पे हमारा लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, ए इक्वल टू, यहाँ मैं कलर चेंज कर देता हूँ, लीनियर एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होता है, आर अल्फा। आर क्या है, जिस पॉइंट के अबाउट वो घूम रहा है वहां से डिस्टेंस। अब देखो ए आर एन अलग होगा, कोई पार्टिकल मैंने यहाँ पे कंसिडर किया p1, यहाँ पे भी कर सकता हूँ। तो r1 चेंज होगा तो हमारा लीनियर एक्सेलरेशन भी चेंज होगा कि नहीं, इस बात को याद रखना। क्यों, क्योंकि डिस्टेंस यहाँ हमारा चेंज हो रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, आर पे। देखो r1 अलग है, r2 अलग है, rn अलग है, तो सबके लिए हमारा जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो हर पार्टिकल के लिए अलग अलग होगा। तो चलो मैं कोई एक पार्टिकल लेके एनालिसिस करता हूँ। मान लेता हूँ हम कौन सा पार्टिकल है, मान लेता हूँ कंसीडर अ पार्टिकल p को ही मान लेते हैं, इस पार्टिकल को ध्यान से देखना, कंसीडर। देखो आराम से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। कंसीडर पार्टिकल p, पार्टिकल p पे क्या क्या लग रहा है, अगर हमें रिलेशन किस में डेवलप करना है, एक टार्क में एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया में, तो हमें पॉइंट p पे टार्क चाहिए। तो टार्क इक्वल टू क्या होता है, टार्क इक्वल टू हमारा होता है फोर्स इंटू टाउ इक्वल टू आर अल्फा होता था, तो हमें वही सब चाहिए। तो एक एक करके हम डेवलप करते हैं। तो सबसे पहले p पे देखो लीनियर एक्सेलरेशन क्या आएगा, लीनियर एक्सेलरेशन
अगर वो हमने m1 r1 माना है तो इसको a1 मान देते हैं। लीनियर एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू क्या होगा, r1 अल्फा। केवल p के लिए हम इसको ले रहे हैं। अब इस पार्टिकल p पे कितना फोर्स लगेगा, मास इंटू एक्सेलरेशन, वही लगेगा ना। फोर्स कितना लगेगा, जो इस पे हमारा p पे फोर्स एक्टिंग कर रहा है, m इंटू a1। यहाँ पे m क्या है हमारा, m1 आ जाएगा। तो चलो, क्यों, क्योंकि हम पार्टिकल p के लिए ये सब कर रहे हैं। एफ पी इक्वल टू क्या आ जाएगा, m1, और a1 की वैल्यू क्या है, अगर इसको मैं इक्वेशन 1 मान लूं तो r1 अल्फा। ये हमारा p पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है। अब हमें p पार्टिकल पर जैसे ही फोर्स पता चला, हम टार्क निकाल सकते हैं कि नहीं। टार्क क्या होता है, टार्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलो उसको लिखते हैं। टार्क क्या होगा हमारा, टाउ। टार्क को हम टाउ से लिखते थे, तो टाउ इक्वल टू क्या होता था, टाउ इक्वल टू इस पार्टिकल जहां पे हम एनालिसिस कर रहे हैं, इस पे कितना फोर्स लग रहा है और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितनी दूरी पर है, उसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। यही कंडीशन था। तो क्या होगा, टाउ वन इक्वल टू F1 R1। चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं। अब F1, यहाँ हमारा F1 क्या है, FP। तो उसकी वैल्यू जब पुट करेंगे, टाउ वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 R1 अल्फा इंटू R1। R1 देखो अलग से है। जब इसको लिखेंगे, टाउ वन इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। ये हमारा पार्टिकल 1 जो हमने इस पे माना था, इस पे कितना टार्क लग रहा है उसको हमने निकाल लिया। अब देखो क्वेश्चन में आपको किसी भी पार्टिकल पर टार्क निकालने को बोलेगा, आप आसानी से निकाल लोगे कि नहीं, सारा प्रोसीजर मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया एकदम बेसिक से। अब ऐसे ही इस पे कितने पार्टिकल बने हैं, n नंबर ऑफ पार्टिकल बने हैं। सब में क्या चेंज हो रहा है, एम M1 R1 ये सब चेंज हो रहा है, अल्फा कांस्टेंट रह रहा है। ध्यान से देखो, M1 और R1 यही सब तो चेंज हो रहा है, मास और एक्सिस ऑफ रोटेशन से कितना डिस्टेंस है, बाकी एंगुलर एक्सेलरेशन सेम रह रहा है। ऐसे हम पूरे पार्टिकल पर जो हमारी रिजिड बॉडी है, इस पे टोटल कितना टार्क लग रहा है उसको कैसे निकालेंगे, सारे पार्टिकल का सम ले लेंगे। तो चलो उसी को करते हैं। यहाँ पे क्या, टोटल टार्क, total torque acting on the rigid body, total torque acting on the rigid body। इस पे कितना टार्क एक्टिंग करेगा, n नंबर ऑफ अगर पार्टिकल हैं तो सबका समेशन। तो चलो टाउ इक्वल टू टाउ वन प्लस टाउ टू। देखो जो लोग बोर्ड का एग्जाम ये सब दोगे ना, या 11th का, उसमें डायरेक्ट डेरिवेशन पूछ दिया जाता है, और एग्जाम में आपको इसी 20 से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए ये सब चीजों को याद रखना। टाउ, टाउ वन की वैल्यू हमने कितना निकाला है, M1 R1 स्क्वायर इंटू अल्फा। इसी तरह टाउ टू, टाउ टू में देखो क्या चेंज होगा, मास M2 हो जाएगा और डिस्टेंस R2 हो जाएगा। बाकी सारा प्रोसीजर सेम रहेगा। आप चाहो तो खुद से रिलेशन डेवलप कर सकते हो, R2 स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही टाउ थ्री के लिए M3 R3 स्क्वायर अल्फा। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल रहे तो टोटल टार्क, अगर इसी तरह n पार्टिकल रहे तो कितना होगा, टाउ इक्वल टू M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर अल्फा प्लस, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल रहे तो कितना होगा, ऐसे ही n नंबर ऑफ पार्टिकल का मास Mn, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, Rn इंटू अल्फा का स्क्वायर। अल्फा अपना कांस्टेंट है। समझ में आया कि नहीं यहाँ तक, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा सब में कॉमन है। तो चलो इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ। टाउ इक्वल टू, जब अल्फा कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा, M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर। ऐसे ही अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल हैं तो कितना होगा लास्ट वाला, Mn Rn स्क्वायर। कुछ नहीं किया हूं, बस अल्फा को हमने कॉमन ले लिया है। अब आप ध्यान से देखो, कोई भी बॉडी अगर होती थी हमारा, अगर एक कॉन्सेप्ट आपको याद होगा, अगर मानो कोई भी बॉडी इस एक्सिस के अबाउट रोटेट करती थी, एक पार्टिकल हम लेते थे r डिस्टेंस पे, इसका मास m था और ये डिस्टेंस r था, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लिखते थे, I इक्वल टू मास
इंटू जिस एक्सिस के अबाउट वो रोटेट हो रहा है वहां से उस पार्टिकल की दूरी mr²। अब आप ध्यान से देखो, अगर इन सबको मैं यहां से कंपेयर करूं, टार्क इक्वल टू अल्फा m1r1² प्लस m2r2² अल्फा, इसकी जगह पे मैं क्या डाल सकता हूं, I1 डाल सकता हूं कि नहीं। अगर ये सबका I1 प्लस I2 प्लस I3, तो सबका कंबाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस बॉडी का क्या होगा, I होगा। होगा कि नहीं। तो चलो उसी को यहाँ पे लिखता हूँ, टाउ इक्वल टू, अब देखो अगर सबका कॉमन मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो रहा है टाउ इक्वल टू अल्फा, तो इसको मैं समेसन आप उसके टर्म में नहीं लिख सकता, समेसन ऑफ एम आर स्क्वायर। आर की वैल्यू हमारी, एम और आर की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही, MI RI, समेसन का सिंबल लगा देते हैं। समेसन हमारा आई की वैल्यू 1 से लेके आई इक्वल टू एन तक जा रहा है। अब MI RI² को हम क्या लिख सकते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूरे पार्टिकल का। अगर इंडिविजुअल पार्टिकल दिया रहे तो आप इंडिविजुअल वाला फार्मूला यूज करना, और पूरे बॉडी का मास और रेडियस दिया रहे तो टाउ इक्वल टू, इसको हम क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू आई। तो आई इंटू अल्फा, ये हमारा क्या हुआ, टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच रिलेशन। तो टार्क इक्वल टू हमारा क्या आया, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इस रिलेशन पे जेई और नीट में न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। टार्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसका प्रोडक्ट है ये, किसका प्रोडक्ट है, एंगुलर एक्सेलरेशन का। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को एक बार पॉज करिए, फिर से देखिए। अगर आपका सारा बेसिक क्लियर रहेगा, आपको बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। देखो इस क्वेश्चन पे जो एक कॉन्सेप्ट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप प्रीवियस ईयर उठा के देखोगे तो वहां पे आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आते कैसे हैं। तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से सीखा है तो इस क्वेश्चन को कर दोगे। तो पहले आप खुद से ट्राई कीजिए, अगर आपसे हो जा रहा है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं हो रहा है तो मैं सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहा हूं, देखिए कि कहाँ पे आपसे गलती हो रही है। तो चलो इस क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें कह क्या रहा है, एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विथ अ स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर, द रेडियस ऑफ इट्स व्हील इज 0.35 मीटर, what is the average negative torque transmitted by its brakes to a wheel if the vehicle brought to rest in 50 seconds? Moment of inertia of the wheel about the axis of rotation is 3 kg meter square। देखो इस क्वेश्चन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको दे दिया है, क्या है, जो जो डेटा दिया है उसको हम लिखते हैं। मान लेते हैं कि कोई हमारा ऑटोमोबाइल है, ऑटोमोबाइल मतलब व्हीकल हमारे, ठीक। ये हमारा कोई व्हीकल है, ये किसी रोड पे जा रहा है, अचानक से कोई पर्सन दिखा या कोई बैरियर दिखा, तो ड्राइवर ने क्या किया, ब्रेक अप्लाई किया। जब ब्रेक अप्लाई किया तो पूछ रहा है कि इंजन पर कितना टार्क डेवलप हुआ। देखो ये बोल रहा है कितने स्पीड से जा रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर से। तो क्वेश्चन को जब तक आप विजुलाइज नहीं करोगे ना, सॉल्व नहीं कर पाओगे। पहले कितने से जा रहा था, 54 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा क्या है, इनिशियल स्पीड। और सारा कैलकुलेशन हम एसआई में करते हैं, तो इसको सबसे पहले कन्वर्ट कर देते हैं मीटर पर सेकंड में। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर, और 1 घंटे में कितने सेकंड, 3600। अब यूनिट हमारी क्या हो गई, मीटर पर सेकंड। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारी वेलोसिटी कितनी आएगी, u इक्वल टू 54 इंटू 5/18। जब इसको और सॉल्व करेंगे हमारा निकल के आएगा 15 मीटर पर सेकेंड। इस इनिशियल स्पीड से हमारा व्हीकल मूव कर रहा है। और ये जो टायर के बीच का रेडियस है, ये आर, आर कितना हमें दिया हुआ है, आर देखो यहाँ 0.35 मीटर, आर इक्वल टू 0.35 मीटर। और क्या डेटा दिया हुआ है, देखो जब टार्क अप्लाई किए, अब रुकना चालू हुआ, इसलिए देखो क्वेश्चन में निगेटिव बोल दिया है। अगर एमसीक्यू रहे तो ओनली आप वैल्यू फिल करना, निगेटिव साइन वो यहाँ पे बोल चुका है, नहीं तो आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे बट आंसर गलत करके आओगे। अब हमारा व्हीकल कितने सेकंड बाद जाके रुक रहा है, टाइम जो इंटरवल लग रहा है वो 15 सेकंड बाद व्हीकल रुक जा रहा है। और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के अबाउट आई, वो हमको दे रखा है,
कितना है 3 kg/m²। देखो सारा डेटा दिया हुआ है, हमसे पूछ क्या रहा है, टार्क कितना होगा। पहले बताओ क्वेश्चन ना समझ में आया हो, जो डेटा दिया है जब तक आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। अब देखो यहाँ पे हमें लीनियर स्पीड दिया है, लेकिन इस एक्सिस का अबाउट हमें क्या चाहिए, एंगुलर वेलोसिटी। अब एंगुलर वेलोसिटी हम कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं, v इक्वल टू क्या होता है r ओमेगा, हमें u भी दिया है r भी दिया है, और जब व्हीकल कुछ टाइम बाद 15 सेकंड बाद रुक जा रही है तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, अगर व्हीकल हमारा स्टॉप हो जा रहा है v इक्वल टू क्या होगा 0। ये समझ में आया कि नहीं। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको हम सॉल्व करेंगे v इक्वल टू r ओमेगा, ये कॉन्सेप्ट याद है कि नहीं, जो हमारी वेलोसिटी होती थी। इसी तरह इनिशियल वेलोसिटी दी है u इक्वल टू r ओमेगा इनिशियल। अब इसको सॉल्व करेंगे, u की वैल्यू आई है 15, r की वैल्यू कितनी दी है, r की वैल्यू हमें दिया हुआ है 0.35। देखो कुछ नहीं, जो हमने कॉन्सेप्ट सीखा उसी को मैं कितना आराम से अप्लाई कर रहा हूँ, सारा आंसर आ जाएगा। तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी हमारी कितनी आ जाएगी 15 डिवाइडेड बाई 0.35। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अभी हम इसको ऐसे ही रखते हैं, एक साथ सारा कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे। अब यूनिट क्या हो जाएगी, रेडियन पर सेकेंड हमने एंगुलर निकाल लिया है, और हमारा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा ओमेगा, वो हमारा 0 होगा। क्यों, क्योंकि हमारा व्हीकल स्टॉप हो जा रहा है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, नहीं तो काफी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यहाँ पे हो क्या रहा है। ऐसा मैं कर क्यों रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, टार्क पूछ रहा है, हमें पता है टार्क इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सेलरेशन होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है, किसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल जाता तो हम उसको आसानी से सॉल्व कर देते। तो चलो अब इसको निकालते हैं। हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, अगर आपको ये याद होगा, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये मैंने आपको सिखाया था कि नहीं, अगर आपने सर्कुलर मोशन में भी आपको एक्सप्लेन किया था और इसमें रोटेशनल में भी। तो चलो सबकी वैल्यू पुट करते हैं, 0 इक्वल टू 15 बाई 0.35 प्लस हमें अल्फा निकालना है, और कितने टाइम बाद रुक गया है 15 सेकेंड बाद। यहाँ से जब हम अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, ये कितना निकल के आएगा 0 माइनस 15 बाई 0.35। 15 का यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 1/15। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी 1/0.35 रेडियन। एंगुलर एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। देखो मैं ऑलरेडी सॉल्व करके रखा हूँ, इसलिए आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लेकिन आप इसको वेरीफाई करेंगे। यहाँ रिटार्डेशन हो रहा है, देखो माइनस अपने आप आ गया, क्यों, क्योंकि निगेटिव टार्क लग रहा था। अब अल्फा पता है, आई पता है, हम टार्क नहीं निकाल सकते एकदम आराम से। टाउ इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। आई की वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था 3, 3 इंटू हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन कितना आया है 1/0.35। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, ए निकल के आएगा -8.57। इसकी यूनिट क्या होगी, आई की यूनिट होती है केजी मीटर स्क्वायर। अल्फा का हम यहाँ पे वैल्यू पूरा पुट करेंगे, निकल के आएगा केजी मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। यूनिट बहुत ही जरूरी है, इसको याद रखना। कई बार आप देखोगे डायरेक्ट आपसे अगर सपोज इसका डायमेंशन पूछता, आप आराम से कर दोगे, एम टी का t-2 आ जाएगा, एम एल स्क्वायर t-2 आसानी से निकाल सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है, वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। जब क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, इस पे बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट यही सेम रहने वाला है। चलिए अगला देखते हैं, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अभी हमने क्या देखा, टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है। अब हम देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम, जो हमने पिछले लेक्चर में एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस किया था, उसमें और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन है। तो चलो इसको भी शुरू करते हैं। मान लेते हैं कोई एक हमारी रिजिड बॉडी है, वही सेम केस लेते हैं जो वहां पे हमने लिया था। ये एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, मान लेते हैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, किस स्पीड से, ओमेगा स्पीड से। यहाँ पे मैं एक सिंगल पार्टिकल लूंगा, ठीक है, मान लेता हूं कोई एक पार्टिकल है हमारा यहाँ पे P, ठीक है। इसका मास कितना है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर है, इसका मास m है,
और जो इसकी लीनियर वेलोसिटी है वो मान देता हूं इस डायरेक्शन कितनी है v। ठीक, समझ में आया कि नहीं? इस पार्टिकल का नाम दे देते हैं p, जो हमने वहां पे माना था। ठीक, अब आप ध्यान से, एक मिनट, p में आपको कंफ्यूजन होगा तो इसको मैं हटा के q कर देता हूं पार्टिकल को। कोई एक पार्टिकल है जिसका नाम q है, इसका मास m है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से r दूरी पर रखा है और इसकी लीनियर वेलोसिटी v है। आपसे क्या पूछ रहा है कि एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन जनरेट होगा। इसी पे आगे कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये सब आएंगे, इसलिए ध्यान से देखिए। तो चलो इसको डिराइव करना शुरू करते हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या होता था, अगर आपको याद होगा पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था, और एक क्या होता था, वेक्टर क्वांटिटी होती थी, इसको एल से डिनोट करते थे। आर क्या होता था, एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिस पॉइंट को कंसीडर कर रहे थे वहां से डिस्टेंस, इनटू लीनियर मोमेंटम पी वेक्टर। पी वेक्टर इसकी वैल्यू क्या होती थी, पी की एम इंटू भी होती थी, यही होती थी ना। अगर ये वेलोसिटी है, यहाँ से पी इक्वल टू क्या आता था, पी वेक्टर इक्वल टू एम, और ये वेलोसिटी आती थी p इक्वल टू एम इंटू वी वेक्टर। समझ में आया कि नहीं? तो चलो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। जब हम l को समेशन फॉर्म में कैसे लिखते थे, अगर ये मैंने एक पार्टिकल माना है, अगर सपोज इस पे n नंबर ऑफ पार्टिकल रहे, अनगिनत पार्टिकल हैं, तो उसको कैसे लिखोगे? अब 1 2 3 लिखेंगे, बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, ए समेशन का लाते हैं। यहाँ पे क्या, p इक्वल टू हम क्या डालेंगे, m इंटू भी, एम आई, फिर हम क्या रखेंगे, आर आई इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी तो सबके लिए सेम रहने वाली है जिस स्पीड से जा रही है। ठीक, समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप बताइए। चलो इसको भी आई में ही रखते हैं, क्योंकि आर चेंज होगा तो ये भी चेंज हो। आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू हमारा कहाँ तक जा रहा है, एन तक जा रहा है। अब हमारा भी आई इक्वल टू क्या होता है, ध्यान से बताइए। v इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, वी आई इक्वल टू आर आई इंटू ओमेगा में लिख सकता हूं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकता हूं। जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था सबसे पहले यही आपको एक्सप्लेन किया था। अब चलो वी आई की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं। जब इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या निकल के आएगा, एल वेक्टर इक्वल टू आई इक्वल टू 1 से लेके आई इक्वल टू कहाँ तक जा रहा है, एन तक, एम आई आर आई, भी की वैल्यू क्या आएगी, आर आई इंटू ओमेगा। अब इसकी वैल्यू को फिर से एक्सपेंड करेंगे तो क्या देखो, ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, इस पे आई इक्वल टू 1 से लेके कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है। ओमेगा हमारा एंगुलर वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, जिस एंगुलर वेलोसिटी से पार्टिकल मूव करेगा, जितना इसके अंदर पार्टिकल होंगे नंबर सारे रोटेट करेंगे। तो मैं इसको क्या करता हूँ, बाहर दे देता हूँ, ओमेगा को बाहर दे देते हैं। यहाँ पे मैं समेशन आई इक्वल टू क्या बचा, 1, आई इक्वल टू कहाँ से देखे, एन तक। अब देखो ध्यान से क्या यहाँ बचेगा, ओमेगा हमने बाहर दे दिया है, एम आई इंटू आर आई स्क्वायर, और एम आई इंटू आर आई स्क्वायर क्या होता है, ये तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। एज इक्वल टू क्या निकल के आया, आई इंटू ओमेगा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि अब अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एल वेक्टर इक्वल टू आई ओमेगा हो जाएगा। यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, एंगुलर मोमेंटम में कई बार एमसीक्यू में डायरेक्ट पूछ लिया गया है कि आपका एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशंस है, नहीं तो इस पे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू क्या आएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी। समझ में आया कि नहीं? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर कहीं भी कुछ भी डाउट है आप वीडियो को पॉज करिए, एक बार फिर से देखिए, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। आज का एकदम बेसिक बेसिक कॉन्सेप्ट था। हमने जो एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है उसको देखा। इसके बाद हमने टार्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बीच क्या रिलेशन है उसको देखा। अगर आपका कहीं भी कुछ भी डाउट है या कोई क्वेश्चन है जो आपसे नहीं सॉल्व हो रहा है, आप हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में डालिए या टेलीग्राम पे पोस्ट कीजिए, मैं आपको उसका सॉल्यूशंस ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। और यार अगर आप लोग एग्ज़ाम के लिए सीरियस हैं तो अभी से तैयारी में लग जाइए, अभी बहुत टाइम है। डेली
50+ क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए फिजिक्स के, आपकी डेफिनेटली अच्छी रैंक आ जाएगी। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। अगले सेशन में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम चालू करेंगे। तब तक आप ये सब सारे कॉन्सेप्ट को रिवाइज करिए। पिछले कुछ दिनों से वीडियोस नहीं आ रही थी क्योंकि मैं घर गया हुआ था। अभी आपकी वीडियो जैसे पहले आती थी रेगुलर बेसिस पे वैसे आना शुरू हो जाएगी। आप अगर फिजिक्स हमसे स्टडी कर रहे हैं, आप पूरा स्टडी करिए। आपने देखा होगा, एग्जाम दिया होगा, सारे क्वेश्चन हमारे नोट से ही आए थे। उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द ही आप लोगों के बीच लेके आऊँगा। तो चलिए इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें व लाइक करें। थैंक यू।